चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज वकास नवाज एंड कोर्स आपको पता है फॉर जेंडर स्टडीज, ठीक है। और एज यूजुअल जिस तरह से हम किसी भी सब्जेक्ट को उसकी जो स्पिरिट है उसके मुताबिक करने की कोशिश करते हैं और पूरी कोशिश होती है कि जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो पोल साइंस है या वो जेंडर स्टडीज है, तो आप लोग उसको पूरा जो एक लॉजिक है, उसकी जो स्पिरिट है, उसके मुताबिक जो है वो उसको आप सीखें भी और पढ़ें भी और अप्रोच भी करें, ठीक है। तो आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों ने जेंडर स्टडीज क्यों रखा है। मे बी किसी ने इसलिए रखा हो कि स्कोरिंग है, मे बी किसी ने इसलिए रखा हो कि किसी के पास कोई ऑप्शन ना हो, मे बी किसी ने इसलिए रखा हो कि जी जो है वो कि एक होता है ना कि आप सब्जेक्ट्स देखते हो तो आपको लगता है यार अच्छा इनमें से बेहतर है कि मैं ये रख लूं, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस वाली ग्रुप है ना ये। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको इन्वायरमेंटल साइंस, जिनका साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं होता, उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है, ठीक। तो अब जी हम इसको स्टार्ट लेते हैं। जो भी वजह है आपने इसको रखा है या रखना है, ठीक है, तो कोशिश करें कि जो भी सब्जेक्ट रखें उसकी पहले अंडरस्टैंडिंग जरूर ले लें। और ये ओरिएंटेशन क्लास है जिसको आप डेमो क्लास कहते हैं, इसका रखने का पर्पस भी यही है कि अगर किसी बच्चे ने गलती से रख ली है तो बजाय कि वो बेचारा बाद में रोए, वो अभी से ही उसको क्विट कर दे। और जिसने किसी गलत फहमी की वजह से रखा है, जब वो इसको सही तरह समझ जाएगा तो फिर जब वो रखेगा भी तो उसको उसकी सही स्पिरिट पता होगी, यार मैंने अगर ये सब्जेक्ट रखा है तो फिर इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। क्लियर होगी बात। तो ये बड़ा जरूरी है, मैं इस चीज को बड़ा इंडोर्स करता हूँ, प्रमोट भी करता हूँ कि आप कोई भी सब्जेक्ट रखें क्लैरिटी के साथ रखें। क्योंकि अभी आपका जो फेज है ना, अभी आपको अगला जो एक साल है ना वो नजर नहीं आ रहा। हम लोग चूंकि आप लोगों के साथ बड़े अरसे से डील कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी रिजल्ट आया है फाइनल सीएसएस का, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे रिटर्न में उड़ गए वो तो उड़ गए, लेकिन जिस दिन आपको ये नाम आएगा ना कि आप पास हो गए, उस दिन जो अगला सवाल आपका जेहन में आएगा ना फौरन से, वो ये आएगा कि मेरा स्कोर अब कितना है। तो वो जो आपका स्कोर है ना, वो आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स देख लिए होंगे कि कंपल्सरी में आपने सिर्फ 40-40 पे जाना है ना, तो आप टॉपर हैं, ठीक है। गेम आपकी स्कोर्स की कहाँ पे हाई होती है, आके ऑप्शंस के ऊपर। तो जाहिर बात है जो आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट है, कोई भी होगा, वो जेंडर है या कोई भी है, तो अगर वो 50 पर आता है या वो 80 पर जाता है, तो इसमें बड़ा डिफरेंस है ना। अभी नहीं पता लगेगा, अभी कोई डिफरेंस नहीं, अभी मेजोरिटी बच्चे इस चक्कर में बैठे कि भाई सिलेबस कवर होना चाहिए, ठीक है ना भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर होना चाहिए। लेकिन बाद में आपको पता है ये सिलेबस नहीं रह जाता, बाद में फिर आप देख रहे होते हो यार काश इस सब्जेक्ट में मेरे इतने नंबर ऊपर हो जाते, नीचे हो जाते, तो फिर मामला। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट है वो हल्का नहीं लेना आपने, उसको उसको पूरी स्पिरिट के साथ, उसकी पूरी जो जान है उसके साथ आप उसको पढ़ेंगे तो वो फिर आपको बाद में इंटरव्यू में भी फायदा देता है, ठीक है। क्योंकि यही सब्जेक्ट होते हैं ना ऑप्शनल, जिनको बाद में आपने इंटरव्यू के लिए भी तैयार करना होता है। तो इसलिए फिर दोनों चीजें जो है वो साथ साथ चलनी चाहिए, ताकि चीजें जो है वो आपके कंट्रोल में रहे। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब आते हैं कि जेंडर स्टडीज जो है ये बेसिकली है क्या। तो इसके लिए जी ना, मैं सबसे पहले जो मेरा एक मेथोडोलॉजी है पढ़ाने की, मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपने टीचर पे भी ट्रस्ट नहीं करना, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। आपने ट्रस्ट करना है एफपीएससी पे, क्योंकि एग्जाम टेकिंग बॉडी आपकी एफपीएससी है। अब अगर आप उसके एग्जामिनर की जो रिपोर्ट्स हैं, अगर आपने आई डोंट नो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप उनको देखेंगे ना, तो आपको उसमें से जो जी जी उसके लिए दो जो है ना वो चीजें वो सेम में रखनी। नंबर वन, उसने सख्ती से मना किया है, वो कहता है कि बच्चे जो है वो जेंडर स्टडीज के पेपर को इस्लाम या अपना जो कल्चर है उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आपका रिलीजन इस्लाम है या कोई और है, या आप पंजाबी है, सिंधी है, बलूची है, आपके यहाँ औरतों को लेके क्या तस्वुर है, क्या कल्चर है, वो एग्जामिनर ने सख्ती से मना किया है कि आप लोग जो है पूरा जेंडर स्टडीज का पेपर जो है वो अपनी रिलीजियस और कल्चरल अप्रोच से अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात। दिस इज द नंबर वन मैसेज फ्रॉम द एग्जामिनर, नॉट फ्रॉम द मी। आप ही की क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, जब हमारी यहाँ बहस हुआ करेगी ना,
कि लिबरल फेमिनिज्म के मुताबिक औरतों को ऐसे देखा जाता है, मार्क्सिस्ट, तो बहुत सारे जो आइडियाज होंगे ना, थ्योरीज के, आइडियोलॉजीज के, वो आपके कल्चर से भी टकराएंगे और आपके मजहब से भी टकराएंगे। तो फिर दो तरह का स्टूडेंट सामने आएगा। एक वो होएगा जो थेरीज को जगह देगा अपने अंदर कि चलो इस्लाम जो कहता है वो तो कहता है, बट जो थेरीज कहती है उनको भी जरा हमने, क्योंकि पेपर थेरीज पर आना है। क्लियर होगी बात। और दूसरे स्टूडेंट्स वो होंगे जो इस चीज को थोड़ा रेजिस्ट करेंगे कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात हो रही है ना। ठीक है, तो हमने उस चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि ना आपने अभी फतवाबाजी की तैयारी की करनी है कि मतलब आप कह रहे हैं कि सर जी दिसंबर में हमारा फतवे का मुकाबला है तो आप हमें तैयारी करा दें, और ना मैं माहिर फतवे में तैयारी कराने का। तो इसलिए फिर इस चक्कर से हमने क्या होना, थोड़ा अपने आप को बाहर रखना है, आजाद रखना है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका जो एग्जामिनर है उसने, सारी बात है ना, कॉपियां चेक की होंगी ना, तभी कोई बंदा रिमार्क्स देता है ना। तो उसके सामने आए होंगे ना जोशीले नौजवान, जहां पर उसने पूछा होगा कि लिबरल फेमिनिज्म बताओ, तो बच्चों ने लिखा होगा ना कि फेमिनिज्म फेमिनिज्म कुछ नहीं होती, जो भी हकूक है वो किसने दिए, वो इस्लाम ने दिए। तो उधर फिर एग्जामिनर बेचारे को रिमार्क्स देने पड़े होंगे कि ये बच्चे जो है इनको थोड़ा समझाने की जरूरत है कि जेंडर स्टडीज को एज सब्जेक्ट ट्रीट करे, इसको कोई जाती मसला ना बनाए कि जी औरतों के हकूक जो है वो फेमिनिज्म ने ज्यादा दिए या इस्लाम ने ज्यादा दिए। दूसरी चीज जो एफपीएससी का एग्जामिनर कहता है ना, वो कहता है कि इसको जेंडर स्टडीज को आपने एज अ सोशल साइंस ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है? सोशल साइंस। तो सोशल साइंस से हमारा क्या मुराद है? सोशल साइंस से हमारा ये मुराद है कि ये जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है जेंडर स्टडीज, ठीक है, ये इंग्लिश ऐसे कुछ बच्चों ने इसलिए भी रखा होता है कि यार जेंडर पर ऐसे तो हमने तैयार करना ही है, खवातीन के इश्यूज, इम्प्लीकेशंस और सॉल्यूशंस, वो तो हमने उधर तैयार करने ही करने हैं। तो व्हाई नॉट टू हैव द सब्जेक्ट, ताकि वही उधर भी क्या होगा, औरतों के मसाइल होंगे और ये इश्यूज होंगे और ये चीजें होंगी। डन। तो ये चीज नहीं है, इट इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। इसके अपनी एमफिल होता है, इसमें इसमें पीएचडी होती है, इसमें बीएस प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन हो रही है, ठीक है। और इसका अपना जो है वो, इसके अपने जर्नल्स हैं, इसकी अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस सोशल साइंस जो है उसके तौर पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। और दूसरी बात जो हमेशा आपने याद रखनी है, दुनिया में कोई भी जब चीज कही जाए ना कि ये साइंस है या सोशल साइंस है या नेचुरल साइंस है, तो आप सब लोग बायोकेमिस्ट्री बेसिक चीजें पढ़ी होंगी आप लोगों ने। तो इसका मतलब है दुनिया में कोई भी जो सब्जेक्ट है जब वो साइंस कहलाएगा तो उसकी एक मेथोडोलॉजी है, ठीक है, उसका एक फ्रेमवर्क है जिसको आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहेंगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। क्लियर होगी बात। तो ये दो चीजें जो है इनको आपने अपने माइंड में रखना है कि चीजों को हमने थेरीज के मुताबिक देखना है, चीजों को हमने साइंस के मुताबिक देखना है, ना कि अपने पर्सनल सब्जेक्टिव लेंस के मुताबिक देखना है कि जिस तरह से हमें लगता है कि औरतों को कैसे होना चाहिए, हम उस तरह की चीजें जो है वहां पर क्या करें, करते हैं। जी हाँ, ध्यान होगी बात। और दूसरा एक बात जो मैं अपने पास से ऐड करना चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ा के सीखी है, कि सिंपल बात यार ये है कि जो एफपीएससी का सिलेबस है ना, वो ना मेरे कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में, यानी कि ना मैंने डिजाइन किया और ना ही आप लोगों ने उसको डिजाइन करना है। सही है। तो जब आपने और मैंने डिजाइन ही नहीं करना ना, तो इसका मतलब है हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट आया कहां से है। तो ये सब्जेक्ट लार्जली जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है, ये वहीं से जो है ज्यादातर इसका जो कोर्स और सिलेबस और सारी चीजें वो बनी हुई है। हमारे यहाँ भी जिन लोगों ने ये सिलेबस सीएसएस में इनकॉर्पोरेट किया, उन्होंने अपना नहीं ये सिलेबस बनाया, उन्होंने भी जो वेस्टर्न आपने बोरो किए चीजें वहीं से लिए। तो इसीलिए फिर जो ज्यादा मसला आता है बच्चों को वो दो तरह से आता है। आप लोग पैदा हुए हो ईस्ट में, तो ईस्टर्न वैल्यूज वर्सेस वेस्टर्न वैल्यूज। तो सबसे बड़ा जो इस सब्जेक्ट में, मैं नहीं मानता कि आप एक महीना डेढ़ एक सब्जेक्ट को दें, रीडिंग भी करें और वो तैयार ना हो। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मेहनत करेंगे, थोड़ी स्टडी करेंगे, क्लासेस भी होती है, गाइडेंस भी आ जाती है, तो फिर पीछे क्या बचता है?
जो सबसे बड़ी चीज रुकावट बनती है ना, वो ये वाली बनती है कि बच्चे जो है ना वो अपने कल्चर या ईस्टर्न जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसके मुताबिक चीजों को क्या देखते हैं, एनालाइज करते हैं। लेकिन जो ज्यादातर थ्योरी डेवलप हुई है ना, वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो कहां से डेवलप हुई है, वो वेस्ट से डेवलप हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हर बच्चे को पता है बगैर सब्जेक्ट रखे कि जो फेमिनिज्म की मूवमेंट है उसका ईस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, लार्जली उसका ताल्लुक कहां से, तो वहीं से फिर थेरीज भी वहीं से इमर्ज हुई है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म भी वहीं से इमर्ज हुई है, सेकंड भी और थर्ड भी। डन। और दूसरा बड़ा जो बच्चों को मसला आता है, जो मैंने पहले भी बात की, वो है इस्लाम वर्सेस वेस्ट। आपको पता है पाकिस्तानी सोसाइटीज में वैसे ही थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज होते हैं उसमें एंटी वेस्ट एंटी यूएस जो नैरेटिव है वो पाया जाता है। समझ आई बात की? अभी भी नहीं पता लगा तो नई नस्ल को, तो फिर ये आप देखें ना इमरान खान साहब को जो नारा था कि जी हम कोई गुलाम है, ये एब्सोल्युटली नॉट। क्या लोगों ने बाय किया कि नहीं किया, वेदर वी एग्री और नॉट, बट पीपल हैव लार्जली उसको बाय किया लोगों ने। तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये डाइकोटमी, ये जो डिफरेंस है, ये कहीं ना कहीं हम जरूर देखते हैं कि जी इस्लाम की वैल्यूज क्या है और जो मगरिब है उसकी वैल्यूज क्या है। तो जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो जो दो चीजें आपके रास्ते में जो आप ही की तरफ से होंगी, जो रुकावट बनेगी ना, वो ये दो चीजें। ठीक है, तो इसलिए जो नॉलेज है ना जेंडर स्टडीज का, इसको प्लीज आपने इन दो चीजों का विक्टिम नहीं होने दें। विक्टिम समझ रहे हैं? विक्टिम होने से क्या मुराद है कि हम पूरा जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं, लेकिन हम अपनी इन वैल्यूज के मुताबिक ही चीजों को क्या है देखते रहते हैं। हम पूरा कोर्स पढ़ लेते हैं, लेकिन हम हर चीज को इसी एंगल से देखते रहते हैं। डन होगी बात? तो ये एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस कह लें या एफपीएससी की क्या कह लें आप, गाइडलाइंस कह लें, जो आप तक कन्वे करना जरूरी है, ताकि अगर आपको सब्जेक्ट रखना है, रख लिया है, तो यू मस्ट हैव अ क्लैरिटी कि इसकी डायनामिक्स क्या है, इसको कैसे देखना है, इसको कैसे नहीं देखना। डन होगी जी बात? चलिए अब हम आगे चलते हैं। जी अगर हम इसका जो सिलेबस है उसको गौर से देखते हैं, तो आप सबने मे बी आपने थोड़ा उसको एनालाइज किया भी होगा सिलेबस को। बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है हमारा वो इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज क्या है, फिर हमारी सोशल कंस्ट्रक्शन है ऑफ जेंडर, जी फिर हमारी थ्योरीज है जेंडर अपना इसकी जेंडर स्टडीज की, फेमिनिज्म, फिर फेमिनिज्म की मूवमेंट्स है, फिर जेंडर एंड डेवलपमेंट है, आपकी केस स्टडीज है, मुख्तारा माए शर्मीन बैग चुनाए, जी ये केस स्टडीज है आपकी। और उसके अलावा आपका जीबीवी है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, और उसके अलावा एक पोर्शन आपका पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में जो खवातीन है उनके मुख्तलिफ शोबों में क्या मसाइल है, क्या चीजें बेहतर हो रही है, क्या डेवलपमेंट्स है, क्या है। क्लियर होगी बात? अब देखने में ये दीज आर लाइक 7-8 पार्ट, लेकिन जो चीज आपको कह लें कि मेरे से पढ़ने का या ओवरऑल जो सब्जेक्ट को मैं समझ पाया कि व्हाट इज दिस सब्जेक्ट, इसमें से जिस बच्चे को ये वाला पोर्शन नहीं आता ना, उसको मेरी नजर में बाकी के 6 भी नहीं आने चाहिए। सही, लॉजिकली उसको बाकी के 6 भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप लोग जब पास्ट पेपर्स देखेंगे ना, तो आपको बज़ाहिरन लगेगा कि एग्जामिनर ने एक सवाल कहां से दिया, यहां से, एक यहां से, एक ही यहां से, एक यहां से, मे बी एक यहां से, एक यहां से, और इस तरह करके तो आपके 7 सवाल पूरे हो जाते हैं, 8 या 7, और उसमें से आपने कितने करने होते हैं, 4 करने होते हैं। और आप समझते हैं कि अगर स्मार्ट स्टडी भी करते हैं ना कुछ बच्चे कि चलो यार अगर ये पोर्शन थोड़ा लाइट भी तैयार हो जाए तो खैर है,
तो हमारा एक सवाल यहां से हो गया, हमारा एक सवाल यहां से हो गया, और बाकी इधर से 4 सवाल हमारे क्या हो गए, पूरे हो गए, और अल्लाह अल्लाह और खैर सब। अब जरा यहां पर आपने नोटिस करना है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, ये एक साइंस है। तो जब ये एक साइंस है ना, तो फिर इसका मतलब है इसके अंदर कुछ पैराडाइम्स एग्जिस्ट करती है, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, बड़ी मुशक्कत करके अपनी जिंदगी लगाई, पूरी किताबें लिखी, अपनी थेरीज बनाई, मॉडल्स बनाए। अच्छा, ये जो हमारा एक और ट्रेंड है ना, इसको मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगा मैं, कि हमारे यहाँ बच्चे कोई भी हो, सोशल साइंसेस जब पढ़ते हैं ना, उनके पास, जैसे मैंने पोल साइंस में नोटिस किया है, उनके पास पूरा सब्जेक्ट बाजू का तैयार होगा, लेकिन उनके पास थ्योरेटिकल क्लैरिटी नहीं होगी। इसी तरह पोल साइंस पर अपना जेंडर पढ़ेंगे, क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, सिलेबस तैयार होगा, बट थ्योरेटिकल क्लैरिटी नहीं होगी। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो नेचुरल साइंसेस के बच्चे हैं ना, खास तौर पर उनको थोड़ा सा हमें बताने की जरूरत है कि जिस तरह आप लोग मैट्रिक में, इंटर में पढ़ते थे ना, कि एटम का जो मॉडल है, एक मॉडल रदरफोर्ड का है, एक फलाने बंदे का है, एक फलाने बंदे का है। बायो वालों को बताना पड़ेगा कि दुनिया का आगाज कैसे हुआ, इसकी कोई एक वजह नहीं है, इसकी कितनी वजूहात है, मल्टीपल रीजंस है। कोई एवोल्यूशनरी थ्योरी से देखता है, कोई बिग बैंग से देखता है, कोई किसी चीज से देखता है। बिल्कुल इसी तरह, चाहे पोल साइंस हो, आयर हो, जेंडर हो, सोशियोलॉजी हो, क्रिमिनोलॉजी हो, आपको उसके कोर में भी क्या मिलेगा, उसके कोर में भी सेम इसी तरह मल्टीपल मॉडल्स मिलेंगे, मल्टीपल थ्योरीज मिलेंगी। अब जब आप उस सब्जेक्ट के अंदर से जो थ्योरीज का पोर्शन है उसको गायब कर देते हैं, उसको अंडर यूटिलाइज करते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते, तो होता क्या है, बेसिकली वो थ्योरीज के इर्द गिर्द ही बाकी सारी जो डिबेट होती है वो क्या है, वो रिवॉल्व कर रही होती है। क्लियर होगी बात? तो इसलिए मैं सिलेबस की डिस्क्रिप्शन ही देना चाहता, क्योंकि वो आप लोगों के पास ऑलरेडी ही अवेलेबल है, और जिन्होंने अभी भी सिलेबस नहीं देखा वो सिलेबस को देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो की पॉइंट है, ठीक है, जो सबसे बेहतरीन रास्ता है वो आपका ये है कि आपकी बाकी एरियाज के ऊपर अगर कमांड में कमी है ना, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर इस एरिया पर आप वीक है ना, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और एटलीस्ट माय एक्सपीरियंस और माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट वो ये कहती है कि आपका इस एरिया के ऊपर बेहद क्या होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका बिल्कुल ग्रिप होनी चाहिए। इसकी अब रीजंस पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। जी, एक थ्योरी है जो हमने यहां पढ़नी है, लिबरल फेमिनिज्म। तो पेपर में जो फेमिनिज्म की थ्योरीज हैं उसमें से जो डायरेक्ट सवाल आएगा वो शायद हो सकता है कितने आए, एक आ जाए, मे बी बाजुकात 2 भी आए हुए हैं, बाजुकात 3 भी आए हुए हैं, तो वो तो हो गया बेस्ट कि वो क्या आ गया, सीधा सीधा सवाल। लेकिन अगर सवाल आता है कि पाकिस्तान में जो विमेन है उनके इश्यूज को डिस्कस करें, किस में, पॉलिटिक्स में, कि पाकिस्तानी वुमेन के इश्यूज क्या है रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स और रिगार्डिंग द इकोनॉमी और वट एवर। अब उधर क्या है, उधर तो नहीं उसने कहा कि लिबरल फेमिनिज्म को लिखो, लेकिन जो टीचर या जो भी आपका गाइड होगा, अगर वो आपको उसके स्पिरिट के मुताबिक काम कराएगा ना, तो वो आपको बताएगा कि लिबरल फेमिनिज्म पर जो 20 नंबर का सवाल आना है वो तो आना ही आना है, उसको तो उसमें तैयार करना ही करना है। लेकिन जब सवाल इस पर आएगा, पाकिस्तान पर आएगा, तो यू मस्ट हैव द एबिलिटी to apply this theory to the Pakistani political context of the women. Done? इसी तरह आपने एक थ्योरी पढ़ी है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। अगेन कल को इस पर सवाल आ गया तो बेहतरीन है, नहीं भी आया तो पाकिस्तान पर तो सवाल आना ही आना है ना। तो फिर इसी थ्योरी को हम क्या करेंगे, सेम इशू के ऊपर, के पाकिस्तान में
औरतों के जो मसाइल है पॉलिटिक्स को लेकर वो क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन हम किसके थ्रू देंगे, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के ऊपर। इसी तरह पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है, आपकी साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है, ठीक है, और रेडिकल फेमिनिज्म है। डन होगी बात, ठीक है। अच्छा जी, अब आपसे मैं सादा सी एक बात करना चाहता हूँ। सारे लोग बेसिक तो पढ़ाई आपकी है ना, कोई तो पहले दिन तो नहीं आ रहा ना आज को अपना सीएसएस की तैयारी करने। सादा सी बात बता दें, खवातीन पाकिस्तान की सियासत में पीछे हैं, ये तो एक फैक्ट है। क्यों पीछे हैं, उसकी रीजन क्या है, एक कॉज बता दें जिस पर सारे एग्री हैं। कोई एक कॉज बताइए, शाबाश। अब आपको मैं लॉजिक देने लगा हूं कि थ्योरी क्या होती है और कितनी स्ट्रॉन्ग चीज होती है। बताएं जी, कोई एक कॉज बता दें। पेट्रियार्कल माइंडसेट, मेरा ख्याल है इस चीज से तो कोई बंदा डिसएग्री नहीं करेगा। हाँ, तरतीब ऊपर नीचे हो सकती। तो फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं जी कि असल मसला खवातीन का क्या है कि उनको सामना करना पड़ता है किसका, पेट्रियार्कल माइंडसेट का। मुझे अब सादा सी बात आपसे ये पूछनी है कि ये आइडिया आपने कहां से सोचा है? अपने दिमाग से सोचा कि औरतों को रुकावट कौन है? अगर मैं आपको कहूं कि सादा सी बात ये है कि ये तो आपका आइडिया ही नहीं है, ये आपका आइडिया नहीं है, ये आइडिया एक थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसका नाम है रेडिकल फेमिनिज्म। एग्जैक्टली वो यही कहते हैं कि मुआशरे में औरतों के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो क्या है, वो पेट्रियार्की है। बात समझ आ गई? तो भाई जब आप इंग्लिश ऐसे में लिखोगे ना, तो उधर लिखने की जरूरत नहीं है रेडिकल फेमिनिज्म, उधर सीधा सीधा क्या लिखो, पेट्रियार्कल माइंडसेट। लेकिन जब जेंडर स्टडीज में लिखो तो आपने हेडिंग क्या बतानी है, आपने कहना है एनालिसिस ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू द रेडिकल फेमिनिज्म, और नीचे उसका पॉइंट देना है कौन सा, और इत्माद रखें एग्जामिनर पर कि उसने भी थ्योरीज पढ़ी हुई है, सिर्फ आपने नहीं पढ़ी। सही, इंग्लिश ऐसे के टीचर पर ना करे एतमाद, क्योंकि हो सकता है उसने ना पढ़ी हो, लेकिन जेंडर स्टडीज का जो एग्जामिनर है उसने थ्योरीज पढ़ी हुई है। तो आप उसको कहेंगे ना अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस पेट्रियार्की, उसको लग जाएगा पता है थ्योरी को नहीं पढ़ी। वजह, क्योंकि वो कहेगा अकॉर्डिंग टू यू नहीं भाई, अकॉर्डिंग टू radical feminism, patriarchy is the biggest cause behind the women's poor plight in the politics. Done? क्लियर होगी बात? इसी तरह हम एक और रीजन लिखते हैं, lack of equality of opportunity। इससे भी एग्री करते हैं आप? चले स्ट्रॉन्गली करते हैं, या lack of equality of opportunities for women, खवातीन को मौके बराबरी के नहीं मिलते। ये आप सबकी ऑब्जर्वेशन में जरूर होगा। अब आपको बज़ाहिरन क्या लग रहा है कि ये बात किसने लिखी है, मैंने लिखी है, आपने लिखी है, आपने लिखी है, लेकिन आप अभी हम रीडिंग पढ़ेंगे अपनी, तो एग्जैक्ट 100% ये एनालिसिस किसका है, लिबरल फेमिनिज्म। तो इससे पहले या तो आप में से वो बंदा इतना क्रिएटिव हो ना, इतना इंटेलेक्चुअल हो कि दुनिया में वो बात करे जो आज तक किसी ने बात नहीं की, तो फिर तो हम कहें कि वाह भाई वाह, आपने क्रिएटिव थॉट दिए। तो अगर बातें वही करनी है जो दुनिया में पहले हो चुकी हैं, तो बंदा पढ़ ही ना ले कि ये वाली बात किसने की हुई है, ताकि रोज रोज की इधर उधर की हेरा फेरी से बेहतर है कि इंसान के माइंड में इंटेलेक्चुअल क्या आनी चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए। अब देखो ना, लिबरल फेमिनिज्म वालों ने या रेडिकल वालों ने, बेचारों ने वो हजारों किताबें लिखी, हजारों आर्टिकल्स लिख के ये साबित किया है कि पेट्रियार्की जो है वो क्या है, रूट काज है। तो बजाय कि मैं और आप अपना तजिया वहां पे शुरू करें, पहले जिन्होंने तजिए किए हुए जरा उनका ही ना पढ़ा पढ़ाया लिख रहे। किसी को इस बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मुश्किल तो नहीं है ये बात। बात ये है कि जो हेडिंग आपने बनानी है वही बनानी है। इधर फर्क आएगा जेंडर स्टडीज में, जो बच्चे थ्योरी को समझते हैं और जो बच्चे नहीं समझते। ट्रस्ट मी, कॉज हर बंदा ये लिख के आएगा,
मतलब पाकिस्तान में ये सवाल आया तो क्या ये कॉज आपको लगता है कि आप इतने जीनियस हैं कि आप ये लिखाएंगे और कोई और नहीं लिखेगा? भाई सबने लिखना है। ये फर्क कहां पर आएगा? फर्क यहां पर आएगा कि आपकी इस हेडिंग के स्टार्ट में पता क्या लिखा होगा? अकॉर्डिंग टू द रेडिकल फेमिनिज्म, दिस इज द कोर कॉज बिहाइंड द वुमेन्स ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह सेम ये चीज है, इस तरह बात समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो फिर मैं पूछूंगा आपसे कि खवातीन पर पाकिस्तान में जो वायलेंस है उसकी क्या वजूहात है आपके लिए? अगेन क्या कहेंगे आप? कोई कहेगा मेल डोमिनेंस है, कोई कहेगा जी कल्चरल जो है हमारी ट्रेडिशंस जो है वो बड़ी मसाइल है, कोई कहेगा जी कुछ है, कोई कहेगा कुछ है। तो बजाय कि आप अपनी साइंसदानी लगाएं, जेंडर बेस्ड वायलेंस की 25 थेरीज है, तो अगर हर थेरी में से एक भी कॉज निकाली जाए, क्योंकि हर थेरी की कोई ना कोई कॉज तो होगी वरना वो थेरी नहीं है, तो अगर हम हर थेरी से कितनी कॉजेज निकाल लें? एक, और 25 के बजाय हमें 15 भी याद रह जाए तो कितनी थेरीज लगेंगी इसमें? 15, और कितनी कॉजेज निकलेंगी? 15। ठीक है, तो फिर आप क्या कर लेंगे? आप पाकिस्तान की जो मसाइल है जेंडर बेस्ड वायलेंस के, उसको बजाय कि आप रूटीन में जिस तरह ऐसे का मटेरियल कलेक्ट करते हो आप कि 5 कॉजेज कलेक्ट कर ली, 5 सॉल्यूशन कलेक्ट कर ली, उसकी बजाय यू चूज एकेडमिक अप्रोच, थ्योरेटिकल अप्रोच कि भाई ये कॉज मेरी अपनी पैदा कर रहा नहीं, उसके बाद जो है। अच्छा, एक और यहां पर मैं बात करना चाहता हूं, एक बड़ा मशहूर फिक्रा है जो सीएसएस में बच्चों को बोला जाता है, और वो ये है कि भाई आपका अपना क्या होना चाहिए? ओपिनियन होना चाहिए। तो इट इज वेरी फनी वर्ड टू मी जब आप कहते हो कि आपका अपना क्या होना चाहिए। आपको पता है आप में से किसी ने एमफिल किया हो या आइडिया है एमफिल पीएचडी? तो थीसिस जो आप करते हो ना, इसका मतलब है एक रिसर्च आर्टिकल या थीसिस का मतलब पता क्या होता है कि दुनिया में पहले एक आइडिया मौजूद ही नहीं था और उसको जब आप लेके आते हो तो उसका मतलब है ये क्या है आपका थीसिस है। ऑलराइट, इसको कहते हैं अपना ओपिनियन रखना। तो सीएसएस के बच्चे को ये बात जो है ये बहुत ध्यान से ज़हन में रखनी है। थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात जी। सीएसएस के बच्चों को ये बात बड़े ध्यान से माइंड में रखनी है कि यार आपका अपना ओपिनियन कैसे डेवलप होगा। तो इसकी बेहतरीन गाइडेंस पता क्या है? 5 ओपिनियंस पहले ही आपको गिफ्टेड है, जो जेंडर स्टडीज ने गिफ्ट कर दिए कि यार एक ओपिनियन कौन दे रहा है? लिबरल फेमिनिज्म एक दे रहा है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एक दे रहा है, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म एक दे रहा है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म और एक आपका रेडिकल फेमिनिज्म। तो ये 5 ओपिनियंस तो रेडीमेड पड़े हुए हैं। सिर्फ आपका काम क्या है कि कोई आपको बताए कि जब भी आप प्रैक्टिकल दुनिया को देखोगे जिसको आप मॉडर्न डे रेलेवेंस कहते हैं, जब आप वो देखोगे तो 5 ओपिनियंस तो पहले क्या है मौजूद है। अब किसकी बारी आ गई? आपकी बारी आ गई। तो 5 ओपिनियन जिस शख्स के पास होते हैं ना किसी भी बात, उसका दिमाग जो है ना वो थोड़ा क्या हो चुका, लिबरेट हो चुका होता है, खुल चुका होता है। तो फिर वो क्या करे? वो इन 5 के बाद अपनी जो साइंसदानी है, अपना जो दिमाग है, उसका भी हल बता रहा। या तो वो क्या कर ले, वो इनमें से ही किसी एक को अपना ओपिनियन बना ले कि जी मेरी जो सोच है वो ज्यादा किसके साथ अलाइंड है, इसके साथ अलाइंड है। या वो क्या कर ले, इनमें से किसी 2 को उठा ले कि मेरे करीब जो औरतों के मसाइल की सही निशानदही की है या करेक्ट जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो कौन देता है? वो ये वाले जो हमारे थ्योरिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो ये वाला एनालिसिस। डन होगी बात। जेंडर स्टडीज में लीस्ट अटेम्प्टेड जो पोर्शन है जिसको लार्जली हम इग्नोर कर देते हैं कि ये तो हो जाएगा, और वो है केस स्टडीज का पोर्शन। मलाला यूसुफ
अब आप क्या करेंगे, जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि जी मलाला ने ये किया, वो किया, दिस डैट सारा करके, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगेन आपने ट्रिक मिस कर दिया, और ट्रिक क्या था कि दिस पेपर इज ऑफ करंट अफेयर्स का पेपर नहीं है, या मलाला की बायोग्राफी पर आपने नहीं देखना, तो आपने ये देखना है ना कि मलाला किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो आप बताइएगा किस किस चीज को वो रिप्रेजेंट करती है लार्जली। एक, एजुकेशन में वो करती है, दूसरा सिर्फ एजुकेशन ही, पर्टिकुलरली गर्ल्स एजुकेशन, और तीसरा उसके बैकग्राउंड में आप सबको पता है क्या है, टेररिज्म है, ठीक है, वेदर वी एग्री और नॉट, बट जो पॉपुलर नैरेटिव है वो तो यही है, या जेंडर स्टडीज का नैरेटिव यही। अब क्या होगा, स्टूडेंट को क्लास में हम सीखेंगे कि सिर्फ मलाला की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ फलाना, उसको कितने अवार्ड मिल गए, ये चीजें नहीं है जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज क्या है कि आपने इन्हीं थ्योरीज को दोबारा क्या करना है, अप्लाई करना है, कि अगर वो ये कॉजेस लेकर चल रही है तो क्या इन कॉजेस को जेंडर स्टडीज की जो थ्योरीज है क्या वो उसके साथ अटैच करेगा या नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल करना बनता है कि नहीं बनता, लॉजिकली सोचिए, बनता है, मेरे ख्याल में तो बनता है। तो इससे क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन जो आपके लिए बोरिंग भी होता है या बाज आप इग्नोर भी कर देते हैं कि खैर है, ये भी आपने किससे करना है, थ्योरीज के मुताबिक ही करना है। बात फॉलो कर गया। द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज कि यार ये जो थ्योरीज का पोर्शन है ना, इट इज नॉट जस्ट 20 मार्क्स पोर्शन, इट इज नॉट द वन पार्ट ऑफ द जेंडर स्टडीज, इट इज द कोर एंड द क्रक्स ऑफ द जेंडर स्टडीज। अगर ये नहीं आता तो फिर आपके लिए देयर आर प्रॉब्लम्स। अब एमसीक्यूज की थोड़ी सी मैं बात कर लूं, इधर से एमसीक्यूज निकल, मतलब जब हम लिबरल फेमिनिज्म पढ़ेंगे ना, तो वी आर गोइंग टू स्टडी लाइक 5 to 6 नेम्स कि ये खवातीन है जो इसकी क्या है, बड़ी बड़ी थ्योरिस्ट है। तो फिर क्या हो गया, उनके नाम याद हो गए। एमसीक्यूज उठा के देखें पास्ट पेपर में, एमसीक्यूज क्या आया होगा, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट बिलोंग्स टू व्हिच स्कूल ऑफ थॉट, आगे लिखा होगा लिबरल, रेडिकल। तो जिस बंदे ने कभी थ्योरी पढ़ी नहीं प्रॉपर, उसको क्या पता है कि इसका क्या स्कूल ऑफ थॉट है। क्लियर होगी बात। दूसरा वो पूछता है मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने जी फला किताब लिखी है, उस किताब का नाम क्या है। तो अगेन यहां से आपने क्या निकल आएंगे, डन होगी बात। और एक चीज मैंने आप लोगों से और गुजारिश करनी है, आप लोग अपनी एक डेटा फाइल जो है ना, उसको आज से ही मेंटेन करना शुरू कर दें। एक पूरा फोल्डर बना लें, उसका नाम लिख लें जी जेंडर स्टडीज डेटा। डॉन पढ़े, ट्रिब्यून पढ़े, कोई रिपोर्ट पढ़े, व्हाटएवर, जहां भी वर्ड जेंडर आता है ना, चाहे वो उसकी कोई डोमेन है, कोई भी डोमेन है, पॉलिटिकल डोमेन, सोशल डोमेन, इंटरनेशनल डोमेन, लोकल डोमेन, भाई सुसाइड कितना किया औरतों ने, मेल न्यूट्रिशन कितनी है, पर मतलब बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, ठीक है, खवातीन मर कितनी रही हैं, बीमारियां कौन सी आ रही हैं, पॉलिटिक्स में कितनी खवातीन है, नेम एनीथिंग, उसको चुप करके आपने अपनी फाइल को क्या करते रहना, मेंटेन करते रहना। होती रहेगी मेंटेन, जब जेंडर स्टडीज कवर हो जाएगा तो तब तक टॉपिक्स की लिस्ट भी बन चुकी होगी, तो ये सेम डेटा क्या हो जाएगा, ये रेलेवेंट टॉपिक्स को एलोकेट हो जाएगा। तो मैं बहुत बड़ा कायल हूं छोटा सा सोशल साइंटिस्ट होने के नाते कि जब तक साइंस नहीं डालोगे ना, नंबर नहीं आएंगे। आप लोग क्या करते रहते हैं, दावा करते रहते हैं। दावा क्या है, पाकिस्तान में औरतों के बड़े मसाइल। अब ये जो बड़े वर्ड है ना, ये आपके करीब और है और मेरे करीब और है, लेकिन जब आप कहेंगे ना कि जनाब ये जो ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये ग्राफ बताता है कि 1990 से लेके 2023 तक जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो फॉर एग्जांपल कैसे है, ये राइस के ऊपर है। इधर आपने लिख दिया जीबीवी, ठीक है। अब बात तो ये फिक्रे में भी लिखी जा सकती थी कि अकॉर्डिंग टू फलां रिपोर्ट
Violence against women has been on the continuous rise. That's it. लेकिन यही बात जो है वो हमने किसके थ्रू की है? ग्राफ के थ्रू की है, चार्ट के थ्रू की है, मैप के थ्रू की है, डेटा के थ्रू की है। सबसे बड़ी बात किसके थ्रू? डेटा के थ्रू। और आप में से मैं फिर कहूंगा, जिस बच्चे को लफ्ज साइंस का मीनिंग भी आता है ना, उसको पता है कि डेटा किसको कहते हैं। डेटा कहते हैं एविडेंस को। गप नहीं लगाएंगे। आप ऐसे ही कहते रहे कि जी औरतों के तो कोई मसाइल ही नहीं है, या औरतों के तो बहुत मसाइल है, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एविडेंस देना पड़ेगा। और एविडेंस जो है वो एक लॉजिकल एविडेंस होता है, और एक जो है वो आपका जो है वो एम्पिरिकल एविडेंस होता है, जिसमें आप क्या प्रोवाइड करते हैं? डेटा प्रोवाइड करते हैं, नंबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में बेहतरीन रेसिपी फॉर अ गुड स्कोर इन जेंडर स्टडीज वो 3 से 4 चीजों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, आपकी बहुत अच्छी क्लैरिटी हो थेरीज के ऊपर। नंबर 2, आपको इन थेरीज की बेहतरीन किस्म की एप्लीकेशन आती हो। नंबर 3, आपको इन थेरीज और इन एप्लीकेशंस के साथ साथ अपने हर टॉपिक के अंदर जहां भी रिक्वायर्ड है, आपके पास उसको बैक करने के लिए रेलिवेंट क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए। और आखिरी बात जो कि सबसे अहम है, और वो ये है कि आपको कभी ना कभी आपके हाथ से पेपर में जाने से पहले 2, 3, 4, 5, 6 सवाल आपके हाथों से क्या है? निकलने चाहिए। राइटिंग, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, राइटिंग के बगैर कोई चीज नहीं। ठीक है, ये एग्जाम ही रिटर्न का है। ठीक है, तो अगर आप राइटिंग नहीं करेंगे ना, तो फिर उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगी। क्लियर होगी बात? लेकिन इन तमाम चीजों के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है। एक, कि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और दूसरा, हमारे पास रीडिंग नहीं है। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए कुछ बच्चे खुद से तैयारी कर लेते हैं, कुछ बच्चे टीचर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। वो मल्टीपल टीचर्स हैं जेंडर स्टडीज के, पढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ, लाहौर में भी, कराची में भी, ऑनलाइन में। तो आप कहीं से भी, किसी भी, जो भी टीचर जिसकी बेसिक ठीक हो, यानी कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसका बेहतर हो, आप कोई भी टीचर पकड़ लेंगे, वो आपकी बेसिक क्लैरिटी करवा देगा। तो जरूरी नहीं है कि मैं मतलब दुनिया का आखिरी उस्ताद हूं, कि मैं बस मेरे बाद जो है ना वो खत्म है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देयर आर मल्टीपल टीचर्स। ठीक है, तो आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक। और लेकिन दूसरी चीज जो है वो सबसे अहम है कि आप उसके बाद उस चीज को बैक करें किसके साथ? रीडिंग के साथ। अब आप में से जिन बच्चों की जेंडर स्टडीज जो है, जी जेंडर स्टडीज पहले से है, एक अटेम्प्ट दे चुके हैं या कुछ लोग, उनको फिर एक इशू का पता होगा कि जेंडर स्टडीज के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि कोई भी किताब जो मार्केट की है, वो लार्जली एक दूसरे की ही क्या है? कॉपीज हैं। आप 2, 3, 4 किताबें भी खरीद लोगे ना मार्केट की, तो वो आपको ऐसे लगेगा कि ये पढ़ी पढ़ी लग रही है, क्योंकि वो पढ़ी पढ़ी होगी ना, क्योंकि वो भी उसी का छापा है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर तो आप लोग इस अप्रोच से आए हैं कि जी हम कोई भी किताब एक आधी पकड़ लेंगे और साथ अपना काम चला लेंगे, तो उसके लिए फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यू डोंट नीड टू ज्वाइन द सेशन, क्योंकि आप टीचर को फीस देंगे, रोज अपना वक्त देंगे। ठीक है, और उसके बाद भी जो अगर आपने याद क्या करना है, वही करना है जो उसी किताब में लिखा हुआ है, तो बेहतर नहीं है वही किताब खरीदो और वहीं से क्या है पढ़ना शुरू कर दे। जहां कोई प्रॉब्लम आए, ये मैं बैठा हो, तो कभी कोई इश्यू भी आ जाए तो आप मेरे पास आ जाए, ताकि आपका वक्त भी बचे और पैसे भी बचे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप क्लास में आए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और आप घर जाए तो आपके पास क्या हो, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ने को हो, यानी कि थोड़ी आपको टॉपिक्स के ऊपर, देखो 7 टॉपिक है सिर्फ, लंबा नहीं है काम। कितने? 7 टॉपिक। तो यार 7 टॉपिक के ऊपर रिसर्च मटेरियल निकालना सीएसएस लेवल पर, इस लेवल पर मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। क्या ख्याल? क्या होना चाहिए? ठीक है, शुरू शुरू में आपने ऐसे ही कहना है कि नहीं प्रॉब्लम होगा, बाद में फिर आप कहेंगे कि वो रीडिंग जो मैं कर रहा हूँ हो रही है, इंशाल्लाह हो रही है। ठीक है, तो इसलिए फिर बेहतर है कि आप लोग जो है
वो ये डिसाइड कर ले अपने दिमाग में कि भाई अगर आपने ये सब्जेक्ट रखना है, पढ़ना है, तो फिर इसकी जो स्पिरिट है, क्योंकि एक बात आपने डीएमसीज देख के नोटिस कर ली होगी, अगर इसमें अच्छा स्कोर आएगा तो वो अच्छा स्कोर 62 नहीं होगा। ये मैं एग्जैजुरेशन नहीं कर रहा, डीएमसीज आपके पास अवेलेबल है। अगर अच्छा स्कोर आएगा तो वो 80 तो वो भी आएगा, 84 भी आएगा, 81 भी आएगा, 80 भी आएगा, 85 भी आएगा, 78 भी आएगा। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी है ना जिसके पीछे हम लगे हुए हैं। क्या ख्याल है? नंबर से बढ़ के तो कोई हमारा एंड नहीं है कि बाय द एंड ऑफ द डे हम क्या हासिल करना चाहते हैं, नंबर ही हासिल करना चाहते हैं ना। तो जहां तक नंबर्स की बात है, तो नंबर जो है वो फिर मेरा ख्याल है अगर आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से रीड करें, उसके बाद उसको राइट भी करें, और उसकी जो अंदर छुपी हुई डायमेंशन है जो कि लार्जली आप खुद देखने से पता नहीं चलेगी, अगर आप उनको भी पूरा करते हैं तो फिर भी ठीक है। जी 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 बिल्कुल। तो इसीलिए फिर 89 भी आया, ये इधर कोई बच्चा मैसेज कर रहा है कि 89 भी है, लेकिन वो मैं ज्यादा कम इसलिए नहीं ना ऊपर लेके जा रहा कि बच्चों को ये ना लगे उस्ताद जो है वो मशहूरी कर रहे हैं। ठीक, तो आप मुझे, आई डोंट नीड टू कन्विंस यू कि यार जेंडर रखो। ठीक है, यू आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि आपने जेंडर रखना है तो आप इधर आए हो ना, तो इसलिए मुझे कोई ज्यादा कंपनी की मशहूरी करने की जरूरत नहीं है। वो अब 89 भी आए तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन कि आपके लिए प्रोस्पेक्ट्स ओपन है ना कि भाई मैदान खुला है। ठीक है, लेकिन अगर एक और बात भी सुन ली, अगर ये सब्जेक्ट गिरता है, आपको पता है ना कभी कभी वो थोड़ा पढ़ भी लेता है ना पेपर प्रॉपर, ठीक है ना, तो जब वो पूरी तरह पढ़ता है ना तो फिर वो स्कोर को ले आता है इस ब्रैकेट में। तो हमारा यही मोटो है कि जब वो आपको मारे तो वो कहां तक लेके आए, और जब वो सबको खुश करे तो फिर आप इस ब्रैकेट में जाओ, इस ब्रैकेट में जाओ। दोनों सूरतों में अंडर 55 इज अ क्राइम। ये बात याद रखिए दोनों सूरतों में, यानी कि अगर मार पड़ी, अब इसमें नोटिस करिएगा बात, एक बच्चा है उसके इस वाली अटेम्प्ट में भी कितने आए हैं 60, यानी कि जहां अच्छे बच्चों के 80 आए उसके कितने हैं, तो गैप कितना था 20 मार्क्स का, और जो अच्छा बच्चा था उसके कितने आए 60। तो बहुत सारे बच्चों के आपने नोटिस किया होगा जब मार पड़ती है तो कितने नंबर आते हैं 45, 46, 47, जब आप कह रहे होते हैं कि यार क्या लग गया, रगड़ा लग गया। तो दोनों सूरतों में अच्छा स्टूडेंट अपने कंपेटिटर से 20 नंबर क्या है आगे, तो दैट इज द टारगेट। ठीक है, अगर ये अटेम्प्ट आएगी तो इतने आपके अभी आ गए, जाके आप कोई भी मार्केट की किताब ले लो, इतने नंबर आपके आ जाएंगे। और अगर ये वाली ब्रैकेट चल गई तो फिर आपके इतने नंबर तो पहले भी आ रहे हैं। तो ये सेशन या मेरा जो मोटिवेशन है टू डू दिस इज दैट कि बच्चा जो है वो एक बेसिक जो थ्रेश होल्ड है ना उससे जरा क्या जाए, ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर जाए, ताकि डिफरेंस फील हो कि भाई मैंने जेंडर स्टडीज को खुद पढ़ा है या मैंने जेंडर स्टडीज को किसी टीचर से पढ़ा है, ताकि थोड़ा सा क्या आए, गैप भी आए और डिफरेंस भी आए। डन होगी बात, ठीक है। तो ये आज जी जी, तो इसलिए हाँ जी जी, तो इसीलिए मैं ये क्लास रखी है ताकि आप सबका राइट है कि आपकी एक तो टीचर से भी वाकफियत हो जाए, पुराने स्टूडेंट्स को पता होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात जिसका मैं खुद बड़ा कायल हूं, यार जब आप गलत सब्जेक्ट रखते हो ना, आपने कभी कोई बंदा देखा जिसने गलत सब्जेक्ट रख लिया हो, उसकी हालत देखिए बाद में क्या होती है, वो दुआ कर रहा होता है कि यार मैं फेल ना हो। तो एक तो आपने गलत सब्जेक्ट नहीं रखना, और दूसरा सब्जेक्ट रखने तो क्लैरिटी के साथ रखने। जो मेरे पास नॉलेज था ना, मैंने आपको सिलेबस के अंदर रख के उसको गाइड कर दिया कि इसमें कौन सी चीजें सही इस तरह करनी है, कौन सी चीजें किस तरह से करनी है। अब आते हैं जी हम इसके ऊपर क्या कहते हैं रीडिंग के ऊपर। तो अभी फिलहाल आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक बुक है, बुक कह लें या एक डॉक्यूमेंट है, 50 की कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। जी आपकी हैंड बुक है, ये गूगल पे अवेलेबल है, पीडीएफ में अवेलेबल है, मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ अभी क्लास के बाद। जी क्लियर होगी बात।
तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अपना ये शेयर भी कर देता हूँ, और ये आप ले लीजिए, या पीडीएफ ले लीजिए, या इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, या ओवरऑल मेरा ख्याल है उर्दू बाजार वगैरह से भी मिल जाती, और अच्छे तरीके से अपना माइंड बना लीजिए। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, पास्ट पेपर्स नेक्स्ट क्लास में, पास तो चलो हो या ना हो, बट उसका एनालिसिस करके आपने आने, क्योंकि आप ये देखें ना, ये बेसिकली इट इज स्टूडेंट्स जॉब कि वो एक सब्जेक्ट रख रहे हैं ना, तो उसका तज्जिया करें। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया तो पास्ट पेपर्स को जरूर देख के आए, और साथ साथ अपना जो सिलेबस है उसको भी देख के आए, ठीक है। और ये जो बुक है ये आप ले लें, और हमारा जो पहला पोर्शन हम जिसको बाकायदा फॉर्मली स्टार्ट करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज होता क्या है, वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज में क्या डिफरेंस है, और फिर कुछ थ्योरेटिकल डिबेट्स हैं। लेकिन एक बात जो मैं आखिर पे करना चाहता हूँ, ठीक है, वो ये है कि जितने स्टूडेंट्स भी है ना जिनका पोल साइंस है या इवन आईआर भी है, और यही दो सब्जेक्ट्स मेरा ख्याल है लार्जली लोगों के होते भी हैं, आईआर या पोल साइंस, केमिस्ट्री और ये बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स, ये बड़े रेयर है, ना होने के बराबर। उन सब के लिए एक अच्छी बात ये है कि आप लोगों ने, ये बात आइडियली मुझे पहले करनी चाहिए थी बट फॉर सम रीजन मैं नहीं करता, ये आपका टॉपिक जेंडर स्टडीज का नहीं है, ये टॉपिक कहाँ का है, ये पोल साइंस का टॉपिक है। इसके साथ हमने क्या अटैच करना है, तो ये क्या बन जाएगा, लिबरल फाइनेंस। ये टॉपिक आपका मार्क्सिज्म, ये टॉपिक आपका कहाँ का है, पोल साइंस का है। इसके साथ हमने क्या अटैच करना है, डन। पोस्ट मॉडर्निज्म, ये टॉपिक आपका कहाँ का है, ये आपका फिलॉसफी का पोल साइंस का टॉपिक है। इसके साथ आपने क्या अटैच करना है, मेरा मकसद ये था बात करने का कि डरने की जरूरत नहीं है। मैंने थ्योरीज पर जो जोर दिया है ना, वो उसकी इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है, इस पर जोर नहीं दिया कि बस आपने हेलमेट पहन लेने के ये आपसे होंगी नहीं, ठीक है। उसके साइकोलॉजिकल मैंने अब रीजन ये दे दिए कि ये चीजें आप पेपर 1 में पोल साइंस में पढ़ते हो, तो उसी के साथ आपने क्या करना है, इन चीजों को भी अटैच कर लेना है। डन होगी बात। अच्छा जी, नंबर 2, एक डिबेट है पोल साइंस में भी 20 नंबर का सवाल आता है इस पर, नेचर वर्सेस नर्चर। तो ये मैं काफी दफा पहले भी कह चुका हूं कि यार सोशल साइंसेस, जिस बंदे की सोशल साइंसेस आपस में क्या हो गई, इंटीग्रेट हो गई, उसके मजे हो गए। क्यों? क्योंकि नेचर नर्चर डिबेट पोल साइंस में भी है, नेचर नर्चर डिबेट जेंडर स्टडीज में भी है, नेचर नर्चर डिबेट फिलॉसफी में भी है, नेचर नर्चर डिबेट क्रिमिनोलॉजी है आप में से किसी का, क्रिमिनोलॉजी में भी जो है वो नेचर और नर्चर, सोशियोलॉजी है किसी का, नेचर और नर्चर डिबेट कहां पर है, सोशियोलॉजी में। जी बिल्कुल अख्तर, आईआर में, जेंडर अपना आईआर में भी क्या है, नेचर नर्चर डिबेट। इसका मतलब है आपको कोई बताने वाला या आप खुद समझने वाले होने चाहिए, सोशल साइंसेस के जितने भी मजमून है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्या है, वो इंटीग्रेट होते हैं आपस में, वो उनका इंटरेक्शन होता ही होता है, ठीक है। और आप देखोगे जेंडर स्टडीज पढ़ते हुए पॉलिटिक्स का नॉलेज, हिस्ट्री का नॉलेज, बेसिक इकोनॉमिक्स का नॉलेज, ठीक है, बेसिक कल्चर या सोशियोलॉजी का नॉलेज, ये क्या करेगा, इट शैल प्रोवाइड यू वेरी वेरी गुड गाइडेंस कि आपने जो है इसको किस तरीके से जो है वो लेके चलना। ध्यान हो गई बात जी। राइटिंग का मैं दोबारा बता देता हूँ, राइटिंग का ये होगा, हम लोग हर वीक में, अच्छा जी एक और भी चले थोड़ी सी मैं बात कर ही लेता हूँ, 100 नंबर का जो सब्जेक्ट है ना, आप लोगों ने मुख्तलिफ चीजें देखी हुई, लार्जली जो 100 नंबर का सब्जेक्ट होता है ना, उसमें क्लासेस इंक्लूड होती है। अगर बड़ी अकेडमी होगी तो 12 क्लासेस होती है या 14, और अगर कोई इंडिविजुअल टीचर पढ़ा रहा है तो लार्जली 16 क्लासेस होती है, यानी कि 1 मंथ का कोर्स होता है, वीक में 4 क्लासेस होती है, तो 16 लेक्चर्स में 100 नंबर का सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। अब मेरा कोर्स है तकरीबन 7 वीक्स का, कितने का, हर वीक में हमारी कितनी क्लासेस हैं, 4, तो 7 into 4
28 क्लासेस ये हो गई, और 7 क्लासेस एडिशनल डालो जिसमें आपका हर हफ्ते क्या होना करना है, राइटिंग और उसका फीडबैक। तो सारी बात है वो एडिशनल क्लास होगी। तो 28 और 7 35, ठीक है ना। तो इतनी क्लासेस तो 200 नंबर का जो सब्जेक्ट होता है ना, लार्जली उसकी भी लोग नहीं लेते। वजह क्या है? वजह ये आपको बड़ी जल्दी होगी कि जी हमने हफ्ते में सब्जेक्ट तैयार, ठीक है, मैंने पढ़ाना है 1 घंटा, सवा घंटा, 12:30 शुरू किया करेंगे, 1:30 बजे तक, 1:45 तक हम इसको खत्म कर लिया करेंगे। तो आपको बड़ी जल्दी होगी, मुझे बिल्कुल भी कोई जल्दी नहीं। समझ आ रही है बात? जल्दी से मुराद होता है ना, कुछ बच्चों को लगता है कि 10 दिन में सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, 8 दिन में हो जाना चाहिए। तो इसलिए भाई मैंने जो अपनी दिमाग बनाया हुआ है, या जिस तरह से मैं चीजों को देखता हूँ, मैंने फिर इसको तसल्ली से लेके चलना, ठीक है, ताकि, और ये नहीं है कि 7 हफ्ते का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आपने जेंडर स्टडीज पढ़ते रहना, 1 घंटा आपने क्लास को देने, और 1 घंटा 1.5 मैक्सिमम 2 घंटे आपने क्या करनी है। तो आप इसके साथ पैरेलल भी कोई सब्जेक्ट चलाना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, जितने भी आप चला सकते हैं उनको आप इजीली चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ ना कि बाज़ औक़ात एक थ्योरी है उस पर हमारे 2 दिन भी लग सकते हैं, कुछ थ्योरीज होंगी उस पर हो सकता है हमारे 3 दिन भी लग जाए। तो मैं जब तक चीज को अपने हवाले से क्लियर नहीं कर लूंगा ना, मैं उसको ये नहीं करूंगा कि बस जल्दी जल्दी से जनाब इसको क्या कर लें, वाइंड अप कर। लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हम इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं उतने ही अच्छे तरीके से हम इसको कवर करते जाए। डन होगी जी बात। और जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैठे, तो ये जी आप लोग नंबर ले लें। आप में से भी जिन बच्चों के पास एकेडमी का नंबर नहीं है, प्लीज ये नंबर ले लें, इसके थ्रू आपका राब्ता रहेगा, ग्रुप वगैरह जो भी है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी रजिस्ट्रेशन जो भी करना है सीन, बाकी डिटेल्स वो सारी इस पर आप ले लें जी। रीडिंग जो होगी वो मैं ही दूंगा, ठीक है, मतलब कुछ आर्टिकल्स भी आपके साथ शेयर हुआ करेंगे, कोई बुक्स हैं 1-2 वो भी शेयर होंगी, ठीक है, और कुछ चीजें साथ साथ फिर जो है ना वो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे देखते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है वो, अब हमने जी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना, ठीक है, उसमें हमने ये डेमो, ओरिएंटेशन, वट एवर जो भी आप इसको कहते हो, ये वी आर डन विद इट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमने अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन ये जो डेमो का सीन होता है ये भी अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का राइट है कि वो उसको पता कर दे कि किस तरीके से चीजें, और मैं वो दूसरे बोर्ड पे नहीं पढ़ाता, मैं इसी बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं खास तौर पर इनके लिए, ठीक है जी। 50 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर, डन जी, ठीक है। तो अभी जी क्वेश्चन आंसर आप लोग